गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मेरे प्यारे बच्चों गणतंत्र दिवस था और इस गणतंत्र दिवस का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो सेशन होने वाला है वह ज्योग्राफी का है और इसमें जो हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। डन है? तो चलिए सेशन को आज आगे बढ़ाइए। तो देखिए, जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है संसाधन से क्या समझते हैं, ठीक है। संसाधन का वर्गीकरण करें तो ये आपका कौन सा संसाधन है, आप लोग समझ गए होंगे। प्राकृतिक संसाधन, ये है मानव निर्मित संसाधन और ये है आपका मानव संसाधन। डन है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है पहला चैप्टर से क्वेश्चन है, संसाधन से क्या समझते हैं। क्या बोल रहा है? संसाधन से क्या समझते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण करें। डन है? चलिए, क्या बोलता है, मनुष्य अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए जिन वस्तु का उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। क्या बोल रहा है? मानव अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या चीज, मनुष्य अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, मानव अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थ को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। डन है? क्या बोल रहा है? मनुष्य अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को संसाधन कहते हैं। डन है? जैसे मिट्टी, जल तथा वनस्पति, ये आपका हो गया संसाधन का डेफिनेशन। डन है? चलिए नेक्स्ट आपका है, संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, संसाधन को आप इस तरह से बांट सकते हैं। पहला क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जल, वनस्पति इत्यादि। डन है? चलिए, दूसरा है आपका, ये पहला आपका संसाधन हो गया। दूसरा है आपका कौन सा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिससे मानव के द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित संसाधन को क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे रेल, सड़क, भवन इत्यादि, ये आपका जो है मानव निर्मित संसाधन है। चलिए नेक्स्ट है आपका जैव संसाधन। नेक्स्ट क्या है? जैव संसाधन, जीव मंडल में विद्यमान जीव तथा उससे प्राप्त होने वाले पदार्थ जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? जीव मंडल में विद्यमान जीव तथा उससे प्राप्त होने वाले पदार्थ जैव संसाधन कहलाते हैं। डन है? जैसे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा मनुष्य, ये आपका क्या, कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन है। डन है? चलिए, इसके बाद है आपका अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? सभी निर्जीव पदार्थ को अजैव संसाधन कहते हैं। जितने भी निर्जीव पदार्थ है सभी को हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, नदी, पर्वत इत्यादि, ये आपका अजैव संसाधन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकार है आपका है नवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। डन है? समझ में आ गया होगा? ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन। क्या है आपका? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि, ये क्या है आपका? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो है क्या है? संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसे प्राप्त करने का जो संभावना होता है उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति की संभावना होती है उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम भारत के लिए संभाव्य संसाधन है। क्या बोल रहा है?
जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम भारत के लिए क्या है, संभाव्य संसाधन है। डन है। इस क्वेश्चन में किसी को समस्या है तो आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई है, आप देख सकते हैं आपका पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए किए जाने वाली उपायों को लिखें। क्या बोल रहा है, संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं, इसके लिए किए जाने वाले उपायों को लिखें। तो आप इसका जो है आंसर इस तरह से दे सकते हैं, संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन का संरक्षण कहते हैं। संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं, संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन का संरक्षण कहते हैं। मतलब यानी कि जो भी आपका संसाधन है उसको काम करने का जो है तरीका, कब किसको करना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कि इट मीन्स योजनाबद्ध कार्य करने का जो है क्या चीज, जिससे क्या होता है संसाधन में जो है हमारी क्या चीज, समय वगैरह सब भी बर्बाद नहीं होता है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सुझाव दिया। शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार के अनुसार सुझाव दिए गए। ठीक है, ये जो है आपका, ये आप जो है लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहां तक आंसर में लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए इसके बाद है, इसके लिए किए जाने वाले उपाय क्या हैं, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। संसाधन के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार से आप कदम उठा सकते हैं। पहला है आपका, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। पहला क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। डन है। दूसरा है आपका क्या चीज, दूसरा है ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर कम कर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की खोज करनी चाहिए। जैसे हमें क्या चीज, जीवाश्म ईंधन पे क्या चीज निर्भर ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसके जगह पे जो है दूसरा विकल्प का चयन करना चाहिए। डन है, दूसरा नंबर भी। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, क्या बोल रहा है, मृदा, मिट्टी, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, मृदा, जल तथा पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, मृदा, जल, पेड़ पौधे का संरक्षण किया जाना चाहिए, ये सब का बचाव करना चाहिए। संरक्षण मतलब ही होता है बचाव। डन है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है कितना नंबर होगा, नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर है। क्या है फोर्थ नंबर, विकास के साथ साथ धन का संभाव्य वितरण होना चाहिए। क्या बोल रहा है, विकास के साथ साथ धन का जो है क्या चीज होना चाहिए, संभाव्य वितरण होना चाहिए। फिफ्थ नंबर है आपका, विकास का अर्थ आगे केवल अधिक विकास नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है, विकास का अर्थ आगे केवल अधिक विकास नहीं होना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नंबर है आपका सिक्स नंबर, क्या बोलता है, लोगों की जागरूकता इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। मतलब संसाधन के संरक्षण के लिए जो है लोग में यदि हम जागरूकता उत्पन्न करते हैं तो क्या चीज इसमें जो है अधिक भूमिका निभा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर संसाधन के संरक्षण के लिए अधिक यानी कि बड़ा काम किया जा सकता है। डन है। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका, नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर आपका होगा कौन सा, 7 नंबर होगा। ठीक है, 7 नंबर जो है आपका क्या बोल रहा है, 7 नंबर 29% भूमि या भूतल ही विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संपत्ति है। 7 नंबर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है, 29% भूमि या भूतल ही विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संपत्ति है। शेष 71% किसी का भी संपत्ति नहीं है, कोई भी देश का संपत्ति नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि यह जलीय भाग है, क्योंकि यह क्या है, जलीय भाग है। चलिए तो देख लीजिए यहां तक, यदि किसी को समस्या है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
जल प्रदूषण या भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों को लिखें। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जल प्रदूषण या भारत के नदियों के प्रदूषण के कारणों को लिखें। तो इसका आप जो है आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जल का सबसे अधिक उपयोग मनुष्य करता है और वही सबसे अधिक जल का प्रदूषित भी, जल को क्या करता है, प्रदूषित भी करता है। जल का क्या करता है, प्रदूषित भी करता है, ठीक है। अतः जल प्रदूषण अथवा नदियों के प्रदूषण का कारण इस प्रकार है। क्या चीज, कारण इस प्रकार है, ठीक है। पहला है आपका है, क्या है पहला, नगरों के गंदे पानी को नदियों में बहाने से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। चलिए दूसरा है आपका, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है मल मूत्रों का त्याग या उसकी नालियों को नदियों में गिराने से। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है कल कारखानों के जहरीले कचरों का प्रवाह नदियों में करने से। क्या बोल रहा है, कल कारखानों के जहरीले कचरों का प्रवाह नदियों में करने से। डन है। चलिए इसके बाद फोर्थ नंबर है आपका, नदियों में मरे हुए जीव जंतु को फेंकने से। क्या चीज, नदी में जो है जीव जंतु को हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। डन है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर है, नदियों में सबको क्या बोलते हैं, लाश, ठीक है। क्या चीज, नदियों में सब यानी कि लाश, यहाँ पे लाश होगा, आप सही कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, को जलाए बिना प्रवाह करने से। डन है। चलिए नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर, आवश्यकता से अधिक या गैर जिम्मेदार ढंग से कीटनाशक का प्रयोग करने से। क्या बोल रहा है, आवश्यकता से अधिक गैर जिम्मेदार ढंग से कीटनाशक का प्रयोग करने से। ये हो गया आपका जल प्रदूषण के कारण, ठीक है। और जो है इस तरह से आप आंसर इसका राइटिंग कर सकते हैं। डन है। क्या चीज, जल प्रदूषण का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है उपाय जो किए जाते हैं उनको लिखने के लिए बोल रहा है। क्या चीज, जल प्रदूषण को रोकने के उपायों को लिखें। क्या चीज, जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है उपाय जो किए जाते हैं उन्हें बोल रहा है लिखने के लिए। चलिए क्या बोल रहा है, जल का सबसे अधिक, उसी तरह से आपको लिखना है। क्या चीज, जल का सबसे अधिक उपयोग मनुष्य करता है और वही सबसे अधिक क्या करता है, जल का प्रदूषित भी करता है। जल को क्या करता है, प्रदूषित भी करता है। अतः जल प्रदूषण को रोकने के उपाय इस प्रकार किए जा सकते हैं। पहला क्या चीज, नगरों के गंदे पानी को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। क्या बोल रहा है, नगरों के गंदे पानी को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। दूसरा है आपका, मल मूत्र का त्याग या उसकी नालियों को नदियों में गिराने से रोकना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, कल कारखानों के जहरीले कचरों का प्रवाह नदियों में नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा है, कल कारखानों के जहरीले कचरों का प्रवाह नदियों में नहीं करना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, नदियों में मरे हुए जीव जंतुओं को नहीं फेंकना चाहिए। डन है। चलिए नेक्स्ट आपका है, नदियों में सब यानी कि लाश को जलाए बिना प्रवाहित नहीं करना चाहिए। डन है। नेक्स्ट है आपका, आवश्यकता, क्या बोल रहा है, आवश्यकता से अधिक या गैर जिम्मेदार ढंग से कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें क्या चीज, जिम्मेदारी बन करके कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितना जरूरी हो उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये आपने क्या देखा, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय जो है, क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में देखें, ठीक है। और जल प्रदूषण के कारण जो होते हैं वो भी आप देखें। डन है। नेक्स्ट है आपका, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। क्या चीज बोल रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था, बाढ़ को रोकना, बिजली का उत्पादन, उद्योगों को जल की आपूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, मछली का पालना, मृदा अपरदन का नियंत्रण तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने जैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। इस परियोजना को
बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। डन है। इस परियोजना को क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या चीज बोला है? इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखे। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सोन नदी परियोजना का वर्णन करें। क्या बोल रहा है? सोन नदी परियोजना का वर्णन करें। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सोन परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या लिखेंगे? बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सोन नदी परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक बार रीड करेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन राइटिंग किए हैं। इसका विकास देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना का जो है विकास, क्या चीज? इसका विकास 1874 में किया गया। कब किया गया था? 1874 ईस्वी में किया गया था। इस सोन नदी का सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र काफी उपजाऊ बन गया। इस क्षेत्र में धान की खेती अत्यधिक होती है, मतलब इस क्षेत्र में जो है धान की खेती ज्यादा होता है। डन है। चलिए, आज यह क्षेत्र बिहार का चावल का कटोरा कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे? आज हम जो है बिहार के चावल का कटोरा कहते हैं इस क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? सोन नदी के जो है किनारे का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा, प्रकृति के पास हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। डन है पहला। दूसरा पॉइंट है आपका, जिम्बरमैन का कहना था संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कहना था? जिम्बरमैन का कहना था संसाधन होते नहीं बनते हैं। डन है। चलिए दूसरा नंबर भी क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखिए, थर्ड नंबर जो है आपका नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तथा देखो 2002 में जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ठीक है। देखिए न्यूयॉर्क में कौन सा? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और जोहान्सबर्ग में जो है आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। डन है। डन है मेरे प्यारे बच्चों? डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है आपका? सागर तट पर, क्या बोल रहा है? सागर तट पर 19.2 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर तक किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। अतः समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कितने तक? 19.2 किलोमीटर तक जो है आपका राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे? आपका जो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन से आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। क्या बोल रहा है? वन विनाश का जो है मुख्य कारणों को क्या करना है? आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? वन जैव संसाधनों में श्रेष्ठतम है, सबसे बड़ी संसाधन है आपका कौन? वन है। प्राचीन काल में वन संपदा भरपूर था। क्या चीज? प्राचीन काल में वन संपदा जो था भरपूर था। ठीक है, अत्यधिक था। किंतु आज के दौर में वनों का सफाया निर्दयता पूर्वक किया जा रहा है। क्या चीज? वनों का सफाया जो है निर्दयता पूर्वक किया जा रहा है। ठीक है। डन है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण वनों के क्षेत्रफल में लगभग 30% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? 30% की कमी आई है। अतः वन विनाश के प्रमुख कारण इस प्रकार है। चलिए देखते हैं कारण क्या क्या है। चलिए पहला है आपका, पहला क्या है आपका? बोल रहा है कृषि भूमि के लिए वनों का सफाया। क्या है? कृषि भूमि के लिए वनों का सफाया। दूसरा है आपका पशुओं चराने से। क्या चीज हम करते हैं? पशु को जो है वन जो चराते हैं, ठीक है, वन से जो है उसका भोजन पदार्थ जो है भोज्य पदार्थ
जो लाते हैं वही हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या चीज? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। फोर्थ नंबर है आपका, क्या है फोर्थ नंबर? जलावन भवन निर्माण से। क्या चीज? जलावन भवन निर्माण से। फिफ्थ नंबर है बढ़े उद्योगों की, क्या चीज? बड़े, यहां पे क्या होगा? बड़े उद्योगों की स्थापना से। ठीक है, बड़े उद्योगों की स्थापना से। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, कृषि के प्रति प्रथा भाव की कमी से। क्या चीज? कृषि के प्रति प्रथा भाव की कमी से। पहले बोला जाता है क्या चीज? वन जो है, वन को जो अच्छा माना जाता था, लेकिन क्या चीज? वह प्रथा जो है, जिसे आपका जो है आदिवासी लोग जो है वन में रहा करते थे और वो जो है वन को बचा करके रखते थे। ठीक है, तो लेकिन जो है वह जो है आपका जो है प्रथा क्या हो गया? खत्म होने से, अभाव होने से। ठीक है, 7 नंबर है आपका प्राचीन मान्यताओं के खत्म होने से, प्राचीन मान्यताओं के खत्म होने से। और जो है 8 नंबर है झूम खेती या स्थानांतरी खेती से। झूम खेती या स्थानांतरी खेती से। चलिए झूम खेती या स्थानांतरी खेती किसे कहते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल का सफाया कर खेती की जाती है, कुछ दिनों के बाद दूसरी जगह जंगलों का सफाया कर खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं? झूम खेती कहते हैं। ठीक है, इससे वनों को अधिक क्षति पहुंचता है। इससे क्या होता है? वनों को जो है अधिक क्षति पहुंचता है। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो है आपका, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों को लिखें। या फिर इसको इस तरह से बोला जाएगा, वन विनाश के प्रमुख कारणों को लिखें। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घने जंगलों में रहने वाला पशु पक्षियों को वन जीव कहते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में वनों के साथ साथ वन्य जीव भी पर्याप्त संख्या में थे, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के कारण वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। कई वन्य जीव लुप्त हो गए हैं और कई लुप्त होने के कगार पे हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे? आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, अतः वन्य जीवों का ह्रास होने के कारण इस प्रकार है। क्या चीज बोल रहा है? अतः वन्य जीवों का ह्रास होने के कारण इस प्रकार है। डन है। चलिए देखते हैं क्या है आपका, वनों के विनाश से प्राकृतिक आवास में कमी। क्या है आपका पहला? वनों के विनाश से प्राकृतिक आवास में कमी। ये क्या है आपका जी? ये आपका जो है क्या है? वन्य जीवों का ह्रास होने के कारण है। क्या चीज है? वन्य जीवों के ह्रास होने के कारण है। क्या बोल रहा है? वनों के विनाश से प्राकृतिक आवास में कमी। दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है शिकार किया जाना। क्या चीज? शिकार किया जाना। थर्ड नंबर है आपका वनों के विनाश से भोजन में कमी। वनों के विनाश से भोजन में कमी। फोर्थ नंबर है आपका आहार श्रृंखला में असंतुलन। फोर्थ नंबर क्या है? आहार श्रृंखला में असंतुलन। फिफ्थ नंबर है जल तथा वन्य प्रदूषण। क्या चीज? जल तथा वन्य प्रदूषण। नेक्स्ट नंबर है आपका अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद। क्या चीज? अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर वन के क्षेत्रों में मानवीय हलचल का बढ़ना। क्या चीज? वन के क्षेत्रों में मानवीय हलचल का बढ़ना। इससे भी क्या हो गया? वन जीव में जो है क्या होने लगा? ह्रास होने लगा। ठीक है, 8 नंबर है आपका मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ने से लोगों में निर्दयता का बढ़ना। क्या चीज? निर्दयता का बढ़ना। मतलब क्या चीज? हम लोग जो है मांसाहारी हो गए हैं और जो है वन्य जीवों पे जो है हम क्रूरता से उसका क्या करते हैं? सफाया कर रहे हैं और उसे हम मार रहे हैं। ये आपने क्या देखा? ये आपने जो है वन विनाश के जो कारण है उसके बारे में आप देखें। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको भी हम क्या करते हैं? जान लेते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो स्वतः अर्थात प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों, वनस्पतियों तथा झाड़ियों से परिपूर्ण होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वन किसे कहते हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो स्वतः अर्थात प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों, वनस्पतियों तथा झाड़ियों से परिपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है आपका
मानव निर्मित वन को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। मानव निर्मित वन को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। क्या बोल रहा है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में 4 अरब हेक्टेयर जो है वन था। देखिए FAO के अकॉर्डिंग जो है आपका 1948 में जो है 4 अरब हेक्टेयर क्या था? वन था। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक 90.3% वन है। देखो क्या बोल रहा है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक वन है। क्या है? यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पे क्या है? सबसे अधिक क्या है? वन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या चीज? बिहार में मात्र 7.1% क्षेत्र में वन है। कितना? 7.1% में क्या है? वन है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीर नामक पौधों की जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है। क्या बोल रहा है? चीर नामक पौधे की जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व स्तर पर वन्य जीवों के संकटग्रस्त क्षेत्रों की विभिन्न प्रजातियों के सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। क्या बोल रहा है? विश्व स्तर पर वन्य जीवों के संकटग्रस्त पौधों की विभिन्न प्रजातियों के सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। भारत में भी संकटग्रस्त वनस्पतियों की सूची तैयार की गई है, जिसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक कहते हैं। डन है। चलिए यहाँ तक किसी को समस्या है? नहीं है समस्या। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते पॉइंट क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका असाधारण पौधों के सूची को ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। देखिए वो साधारण पौधे के जो है उसका जो सूची जो था उसे हम रेड डाटा बुक कहते थे, जो कि विलुप्त हो गया है। और असाधारण पौधों की सूची को हम क्या कहते हैं? ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राकृतिक जनित तथा विकास की क्रिया में स्थानांतरित अनुवांशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। क्या बोल रहा है? प्राकृतिक जनित तथा विकास की क्रिया में स्थापित अनुवांशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। यह अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा जैव तकनीकी का प्रतिफल है। यह एक घातक तकनीक है, इसलिए यह प्रतिबंधित है। क्या चीज? जैव अपहरण जो है आपका क्या है? प्रतिबंधित है। डन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। कब की गई? 1973 में शुरू की गई। यह बाघों को बचाने के लिए शुरू की गई। क्या चीज? यह बाघों को बचाने के लिए शुरू की गई। डन है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट महात्मा बुद्ध ने कहा था पेड़ दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। क्या बोल रहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा था पेड़ दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो सबकी रक्षा करता है तथा अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी चलाने वालों को भी छाया देता है। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। डन है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1852 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो है स्थापना हुआ। कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1852 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1852 में हुआ था। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक तथा कुनेन का उपयोग मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता है। क्या बोल रहा है? मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक तथा कुनेन का उपयोग मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चरक नामक ऋषि ने पेड़ पौधों से रोगों का निदान की शुरुआत की। विश्व को भारत की यह बड़ी देन है। क्या चीज? चरक नामक ऋषि ने पेड़ पौधों से रोगों का निदान की शुरुआत की। ठीक है। विश्व को भारत की यह बड़ी देन है। दवाई बनाने का सिद्धांत चरक संहिता नामक ग्रंथ में वर्णित है। इसलिए चरक को चिकित्सा शास्त्र क्या चीज बोल रहा है? इसलिए चरक को
चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट चैप्टर से आपका खनिज से है और ये आपका VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जो है अच्छी तरीके से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है। खनिज क्या है, खनिज क्या है, खनिज के प्रकार को लिखें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खनिज क्या है, खनिज के प्रकार को लिखें। ठीक है, आप जो है इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं से निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज क्या है, खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं से निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। 2000 में पहचाना गया कि 30% खनिज महत्वपूर्ण है। क्या चीज बोल रहा है, 2000 ईस्वी में जो है आपका पहचाना गया कि 30% खनिज क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, डन है। इसके बाद खनिज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका धात्विक खनिज, क्या है, धात्विक खनिज। दूसरा है आपका अधात्विक खनिज। डन है। चलिए देखते हैं दोनों को बारी बारी से। पहला है आपका धात्विक खनिज, किसे कहते हैं, जब खनिज, देखिए धात्विक खनिज किसे कहते हैं, वह खनिज जिससे धातुएं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, आप सही कर लेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है, कठोर एवं चमकीले होते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अधात्विक खनिज। वैसे खनिज जिसमें धातु के अंश का अभाव होता है और जो भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या बोल रहा है, वैसा खनिज जिसमें धातु के अंश का अभाव होता है और जो भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। डन है। चूना, पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, जिप्सम, ये जो है आपका अधात्विक खनिज का उदाहरण है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से है, लौह अयस्क क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका है, लौह अयस्क क्या है। देखिए आपका जो है, जो भी चैप्टर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए आपका जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। डन है। चलिए क्या बोल रहा है, लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क का विवरण प्रस्तुत करें। देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, वह खनिज पदार्थ जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है उसे लौह अयस्क कहते हैं। वह खनिज पदार्थ जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है उसे लौह अयस्क कहते हैं। डन है। भारत में विश्व का 1/4 लौह अयस्क है। कितना, क्या बोल रहा है, भारत में विश्व का 1/4 लौह अयस्क है। इसमें कर्नाटक सबसे आगे है। कर्नाटक क्या है, सबसे आगे है। उसके बाद छत्तीसगढ़ 20% लोहा का उत्पादन करता है। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, क्या है, बैकबोन है। सभी उद्योगों की स्थापना में लोहा की आवश्यकता होती है, अतः लोहा उद्योगों की जननी है। ठीक है, लोहा क्या है, उद्योगों की जननी है। यहाँ तक आप जो है इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। कौन कौन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये जो है आपका लौह अयस्क का प्रकार है। डन है। और आपको सिर्फ बोलता है लौह अयस्क के प्रकारों को लिखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम के उत्पादन तथा उपयोग पर प्रकाश डालें। क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम के उत्पादन तथा उपयोग पर प्रकाश डालें। डन है। चलिए एल्युमिनियम का उत्पादन बॉक्साइट नामक अयस्क से होता है। एल्युमिनियम का उत्पादन किससे होता है, बॉक्साइट नामक अयस्क से होता है। डन है। यह अलोह धातु है। क्या चीज, यह कैसा है, अलोह धातु है। देश में इसका समुचित भंडार कितना है, 3687 मिलियन टन है। कितना है, सॉरी 3087 मिलियन टन है। कितना, 387 मिलियन टन है। ठीक है। इसके उत्पादन में उड़ीसा सबसे आगे है। क्या है, देखिए एल्युमिनियम के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, उड़ीसा है। ठीक है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, मिश्र धातु, विद्युत
उपकरण एवं जहाज के निर्माण में होता है। किसका? एल्युमिनियम का जो है इतने चीजों में हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर का जो है 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट था उसका हम डिस्कशन कर दिए। चलिए इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। कितना? पहला जो है आपका क्या बोल रहा है? भारत में लगभग 100 से अधिक क्या चीज? खनिज मिलते हैं। डन है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोहा अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, लोहा, सोना, चांदी, सीसा, अभ्रक इत्यादि खनिज है। क्या बोल रहा है? लोहा अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, लोहा, सोना, चांदी, सीसा, अभ्रक इत्यादि क्या है? खनिज है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 टन इस्पात बनाने में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज लगता है। क्या बोल रहा है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज लगता है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में भारत से आगे सिर्फ 2 देश रूस एवं दक्षिण अफ्रीका है। क्या बोल रहा है? मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में भारत से आगे सिर्फ 2 देश रूस एवं दक्षिण अफ्रीका है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। कितना है? भारत में मैग्नीज का संचित भंडार कितना है? 1670 लाख टन है। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कितना है? देश में मतलब भारत देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। भारत में जो है विश्व का जो है सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है, जिसमें झारखंड की हिस्सेदारी 80% है। कितना है? जिसमें कि झारखंड की जिम्मेदारी कितना है? हिस्सेदारी कितना है? 80% है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? भारत में चूना पत्थर का 76%, सीमेंट 16%, लोहा का 4%, रासायनिक उद्योग का 4%, उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। इसके उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश 35% है। कितना? 35% है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किससे? नेक्स्ट चैप्टर से आपका शक्ति संसाधन, शक्ति ऊर्जा संसाधन, इससे है। ठीक है। क्या बोलता है? कोयला क्या है? क्या बोल रहा है? कोयला क्या है? इनके प्रकार पर प्रकाश डालें। इनके प्रकारों पर प्रकाश डालें। कोयला क्या है? इनके प्रकारों पर क्या करें? प्रकाश डालें। देखिए आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। यह एक गैर नवीकरणीय, क्या चीज? यह एक गैर नवीकरणीय अर्थात अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय को क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। डन है। कोयला का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। क्या चीज? कोयला का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला से बिजली बनाई जाती है, स्टील बनाया जाता है और खाना पकाया जाता है। ये आपका हो गया कोयला की उपयोगिता। ठीक है। कोयला के प्रकार, कोयला के प्रकार देखिए कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला मेनली यहाँ पे जो है आपका 4 टाइप्स है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। देखिए कोयला का प्रकार कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, तीसरा है आपका लिग्नाइट और चौथा है आपका पीट। क्या है? चौथा है आपका पीट। जो आप एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये जो है आपका कोयला का क्या है? प्रकार है। डन है। चलिए देखते हैं, इसको बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। एंथ्रासाइट यह उच्च कोटि का कोयला है। क्या चीज है? एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% रहती है। कितना? 90% रहता है। देखिए एंथ्रासाइड में जो है कार्बन की मात्रा कितना होता है? 90% होता है। दूसरा है बिटुमिनस। क्या है? बिटुमिनस। डन है। यह एंथ्रासाइड से निम्न कोटि का कोयला है। मतलब ये जो है एंथ्रासाइड जो है इससे क्या चीज? निम्न कोटि का जो है कोयला कौन है? बिटुमिनस। ठीक है। यह एंथ्रासाइड से निम्न कोटि की कोयला है। इसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं। 70 से जो है आपका 90% के बीच जो है आपका कार्बन की मात्रा इसमें पाए जाते हैं। किसमें? बिटुमिनस में। डन है। बिटुमिनस को परिष्कृत कर कोकिंग
कोयला बनाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, बिटुमिनस को परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। यहाँ तक डन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट टाइप जो है आपका लिग्नाइट। क्या है नेक्स्ट टाइप है आपका लिग्नाइट। यह निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट जो है आपका निम्न कोटि का क्या है, कोयला है। क्या है जी, निम्न कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 30% से 70% होता है। कितना, 30% से 70% तक होता है। यह कम उष्मा तथा अधिक धुआं देता है। यह क्या चीज, यह कम उष्मा तथा अधिक धुआं देता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या चीज, किसे कहते हैं, भूरा कोयला। लिग्नाइट को हम क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका पीट। नेक्स्ट क्या है आपका पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है। किसमें, पीट में जो है आपका कार्बन की मात्रा जो है 30% से भी कम पाया जाता है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। पीट जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है, दलदली भागों में पाया जाता है। इस तरह से आपका जो है ये जो है आपका क्वेश्चन क्या चीज, लोहा कोयला क्या है, इनके प्रकार पर प्रकाश डालें, आपका जो है आंसर हो गया। डन है। यहाँ तक किसी को समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें से देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसका भी डिस्कशन कर लीजिए। पहला क्या है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विद्युत वानिकी या औद्योगिक ऊर्जा स्रोत है। क्या बोलता है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विद्युत वानिकी ऊर्जा स्रोत है। क्या है ये आपका ऊर्जा स्रोत है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोंडवाना समूह में भारत के 96% कोयला का भंडार है। देखिए गोंडवाना समूह में कितना प्रतिशत है कोयला का भंडार है, 96% जो है कोयला का भंडार है। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड में सबसे अधिक 23% कोयला का उत्पादन होता है। कितना, 23% कोयला का उत्पादन होता है। कहाँ पे 23% कोयला का उत्पादन होता है, झारखंड में होता है। मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे कोयला का उत्पादन अधिक होता है, सबसे अधिक आपका 23% जो है आपका झारखंड में होता है। डन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। क्या बोल रहा है, भारत जो है विश्व का मात्र 1% जो है पेट्रोलियम का क्या करता है, उत्पादन करता है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ सागर सम्राट द्वारा पेट्रोल निकाला जाता है। क्या बोल रहा है, यहाँ सागर सम्राट द्वारा पेट्रोल निकाला जाता है जो देश का कुल उत्पादन का 66% है। कितना प्रतिशत है, 66% है। कितना है जी, 66% है। डन है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, क्या चीज, सागर सम्राट। सागर सम्राट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 1975 में मुंबई में तेल खान का पता लगाया गया। क्या चीज, मुंबई में तेल खान का पता लगाया गया। यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है। यहाँ पे जो आपका समुद्र में जो है सागर सम्राट नामक जो एक मंच बनाया गया जो जलयान है। क्या है, जो जलयान है, यह पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। ये देखिए क्या चीज, समुद्र सम्राट का कार्य क्या है, पानी के अंदर जो है कुआं खोदने का क्या चीज है, कार्य है। ठीक है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। यहाँ पे जो है आपका जो है कितना, 80 करोड़ टन तेल के जो है आपका क्या है, भंडार का अनुमान है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अब देखते हैं। सागर सम्राट के बारे में समझ गए। नेक्स्ट देखिए, डिगबोई में देश का पहला तेल शोधक कारखाना 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ। क्या बोल रहा है, दिग्बोई असम में जो है तेल का जो है पहला तेल शोधक कारखाना कब, 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ। कहाँ, दिग्बोई में। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राकृतिक गैस पृथक्करण की स्थापना
1984 में हुई। कब हुआ? देखिए प्राकृतिक गैस जो है उसको पृथक अलग करने का जो है व्यवस्था की जो स्थापना कब? 1984 ईस्वी में हुई। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर 1955 में स्थापित हुआ, जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। जो क्या है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। यूरेनियम का विशाल भंडार, नेक्स्ट पॉइंट है, यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड में जादूगोरा में है। कहाँ है? यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड में जादूगोरा में है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कृषि है, नेक्स्ट चैप्टर से कृषि से है। भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। क्या बोल रहा है? भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। डन है। भारत की कृषि प्रधान देश, क्या बोल रहा है? भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी तापमान, मानसून जो है इत्यादि कृषि के लिए उपयुक्त है। यहाँ की जो है तापमान, मानसून इत्यादि जो है क्या है? कृषि के लिए उपयुक्त है, जिससे यहाँ कृषि का काफी महत्व है। जिससे यहाँ कृषि का क्या है? यहाँ पे काफी महत्व है। अतः भारतीय कृषि की विशेषताएं इस प्रकार है। भारतीय कृषि की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है आपका, यह देश की विशाल जनसंख्या को क्या करता है? भोजन उपलब्ध कराती है। कौन? कृषि। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह देश के आर्थिक व्यवस्था के प्राण है। क्या चीज बोलता है? यह देश के आर्थिक व्यवस्था के प्राण है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है आपका, क्या है? देश की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 भाग लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। क्या बोल रहा है? देश की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 भाग लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, कृषि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। क्या है? कृषि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है। यह लगभग 67% लोगों को रोजगार देती है। कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देती है? 67% लोगों को क्या करता है? रोजगार देती है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कई प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कौन? कृषि। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु में विविधता के कारण यहाँ कि फसलों में भी विविधता पाई जाती है। यहाँ पे देखिए जलवायु में क्या होता है? विविधता होता है, जिसके चलते यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार की जो है फसलें भी होते हैं, इसलिए जो है फसल में भी विविधता होता है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। कितने प्रतिशत? 24% आय जो है आपको कृषि से प्राप्त होती है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों को जो है अत्यधिक कृषि का उत्पादन होता है, जिससे क्या होता है? इसका क्या चीज होता है? निर्यात होता है, जिससे हमको क्या चीज मिलता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। डन है। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर का नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सस्य गहनता से क्या समझते हैं? सस्य गहनता से क्या समझते हैं? देखिए एक कृषि वर्ष में क्या चीज बोलता है? एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाकर कुल उत्पादन करने की प्रक्रिया को, कुल उत्पादन यहाँ पे छुटा हुआ, कुल उत्पादन में वृद्धि करने की प्रक्रिया को सस्य गहनता कहते हैं। पंजाब की तुलना में बिहार में सस्य गहनता कम है, अर्थात बिहार में जो है पंजाब की तुलना में जो है हम लोग क्या चीज कृषि पे कम भार दिए हैं, मतलब क्या चीज कम हम उत्पादन करते हैं। ठीक है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। देखिए सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है उसके बारे में देखिए। देखिए पहला है आपका सिंचाई। क्या है? सिंचाई। दूसरा क्या है? उर्वरक। तीसरा क्या है? उन्नत बीज। और चौथा क्या है? कीटनाशक। ठीक है। और पांचवा क्या है? श्रमिक। और छठा क्या है? उत्पादन का उचित मूल्य। क्या है? उत्पादन का उचित मूल्य। और सातवां है आपका भूमि का स्वरूप सबसे प्रमुख कारक है। क्या है? भूमि का स्वरूप जो है, भूमि अच्छा यदि रहता है तो उत्पादन भी अच्छा होता है। भूमि का जो है अच्छा होना, यानी कि मृदा जो है उसमें जो है प्रेजेंट रहना मोस्ट इंपोर्टेंट है। डन है। सस्य गहनता से क्या समझते हैं? आपका ये भी क्वेश्चन आंसर हो गया। मोस्ट
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको कर लेंगे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर है, क्या चीज, भारत के विभिन्न प्रकार के कृषि का वर्णन करें। क्या बोल रहा है, भारत की विभिन्न प्रकार के कृषि का वर्णन करें। डन है। भारत में मौसम एवं वन क्रियाकलाप के अनुसार कृषि निम्नलिखित प्रकार के हैं। कितने? निम्नलिखित प्रकार के हैं। क्या बोल रहा है, भारत में मौसम एवं वन क्रियाकलाप के अनुसार, क्या चीज बोल रहा है, भारत में मौसम एवं अन्य क्रियाकलाप के अनुसार कृषि निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है आपका प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि, कृषि का यह प्राचीन काल का तरीका है। क्या चीज, कृषि का ये जो है आपका प्रारंभिक जीविका कृषि, ये क्या है, प्राचीन काल में जो है होता था जो कृषि, उसी क्या बोलते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि। डन है। गहन कृषि, दूसरा नंबर है आपका गहन कृषि। ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें कृषि भूमि पर श्रम एवं उत्पादन के साधनों द्वारा जीवन यापन के लिए खेती की जाती है, उसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें कृषि भूमि पर श्रम एवं उत्पादन के साधनों द्वारा जीवन यापन के लिए खेती की जाती है, उसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। डन है। इसमें अधिक खाद्यान्न जिसको हम धान बोलते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यापारिक कृषि। क्या है, नेक्स्ट है आपका व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें उत्पादन का उद्देश्य नगदी रुपये, यानी कि उद्देश्य नगदी प्राप्त करना होता है, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें उत्पादन का उद्देश्य नगदी रुपये प्राप्त करना होता है, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत लगाई गई फसलों को नगदी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है लगाई गई जो फसल है उसे क्या कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। जैसे जूट, कपास, गन्ना इत्यादि, ये क्या है आपका नगदी कृषि का एग्जाम्पल है। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका रोपण कृषि। क्या है, रोपण कृषि ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें फसल पौधों को एक बार लगाकर उससे वर्षों तक, क्या चीज, वर्षों तक उत्पादन किया जाता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे नारियल, ईख, केला इत्यादि, ये आपका जो है किसका एग्जाम्पल है, रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ नंबर, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत में ऋतु संबंधित फसलों का वर्गीकरण करें। ये आपका जो बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है, इसलिए ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक है। भारत में ऋतु संबंधित 3 प्रकार के फसलें उगाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पहला है आपका कौन सा, रबी फसल। ठीक है। दूसरा है आपका खरीफ फसल, और तीसरा क्या है आपका जायद। जायद को ही क्या बोलते हैं, गर्मा फसल। क्या बोलते हैं, जायद को क्या बोलते हैं, गर्मा फसल बोलते हैं। डन है। क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर में है रबी फसल। रबी फसल किसे कहते हैं, वैसा फसल जिसे जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य काटा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रबी फसल कहते हैं। क्या चीज, देखिए रबी फसल कब लगाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और जो है आपका ग्रीष्म ऋतु में जो है अप्रैल से और जून के मध्य में काट लिया जाता है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि आपका किसका है एग्जाम्पल, रबी फसल का एग्जाम्पल है। यहाँ तक डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है खरीफ फसल। वैसा फसल, क्या चीज, वैसा फसल, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक है, ये नहीं होगा, 2 बार ओवर राइटिंग हो गया। डन है। चलिए, क्या वैसा फसल जिससे वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। डन है। जैसे मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट इत्यादि। डन है। ये आपका हो गया क्या चीज, खरीफ फसल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका जायद। जायद को क्या बोलते हैं, गर्मा फसल। क्या बोलते हैं, गर्मा फसल। खरीफ फसल तथा रबी फसल के बीच क्या बोल रहा है,
खरीफ फसल तथा रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद क्या बोलते हैं, जायद या गर्मा फसल कहते हैं। ये आपका जायद है, ठीक है, ऊपर में है गलती है उसको सही कर लेंगे, या गर्मा फसल कहते हैं। जैसे धान, मकई और सब्जियों की खेती, ये क्या है आपका जायद है, अर्थात आपका कौन सा ग्रीष्म फसल है, क्या चीज है आपका जायद, जायद को क्या गर्मा, सॉरी क्या चीज गर्मा फसल है। डन है। जैसे देखिए सब्जियों में जो है खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूज, ये सब जो है आपका क्या है आपका जायद है। डन है। जितना भी एग्जाम्पल है आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है क्यों। क्या बोल रहा है, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है क्यों। देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये पूछने का चांस है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्या चीज आ गया तो फिर आप कैसे लिखेंगे, आ गया तो लिखना तो पड़ेगा। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भारत में कपास का पर्याप्त उत्पादन होता है, भारत में कपास का पर्याप्त उत्पादन होता है, किंतु उत्पादित कपास की गुणवत्ता, क्या चीज, उत्पादित कपास की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, इसलिए भारत अपनी आवश्यकता से अधिक इस प्रकार के, क्या बोल रहा है, इसलिए भारत अपनी आवश्यकता से अधिक इस प्रकार के कपास का निर्यात करता है तथा अच्छी गुणवत्ता के कपास का आयात करता है। अतः भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। डन है। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट अब जो है आपका क्या है, पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो कृषि जो है आपका चैप्टर, इससे वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्या बोलता है, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देश में 15% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है, जहां साल में 2 से अधिक, क्या चीज बोल रहा है, जहां साल में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। ठीक है। कृषि योग्य भूमि 4 तरह की होती है। कृषि योग्य भूमि, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कृषि योग्य भूमि 4 तरह की होती है। पहला शुद्ध बोया गया क्षेत्र, क्या चीज पहला है आपका, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। दूसरा है आपका चालू पड़ती खेत, क्या है, चालू पड़ती खेत। नेक्स्ट है आपका अन्य पड़ती, अन्य पड़ती, ठीक है। और जो है लास्ट जो है 4th नंबर आपका है, क्या चीज है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, क्या है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। डन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। कितना प्रतिशत, 63% जो है जनसंख्या कृषि से क्या करता है, कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कॉफी के किस्में हैं, क्या, देखिए कॉफी के किस्में जो है कितने तरह का होता है उसके बारे में जान लीजिए। कॉफी के किस्में हैं अरेबिका, पहला है अरेबिका, दूसरा है लिबेरिका, लिबेरिका, पहला है अरेबिका, दूसरा है लिबेरिका, और जो है 3rd नंबर जो है, तीसरा जो है आपका क्या है, रोबस्ता। 3rd नंबर क्या है, रोबस्ता। देखिए भारत में जो है किस तरह का जो है कॉफी की जाती है, भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी उपजाई जाती है। मतलब ये जो है भारत में जो है उत्तम किस्म का जो है अरेबिका जो है कॉफी जो है, इनका क्या चीज होता है, उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बीपीएल का क्या तात्पर्य है, बीपीएल का क्या तात्पर्य है, बीपीएल, बीपीएल इट मींस व्हाट, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, इट मींस व्हाट, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे, क्या चीज, गरीबी रेखा से नीचे। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम को वर्धन काल कहते हैं। क्या बोल रहा है, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम को क्या कहते हैं, वर्धन काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में
विश्व का सबसे अधिक पशुधन है? क्या बोल रहा है? भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। यहाँ विश्व का 57% भैंस तथा 14% क्या है? गाय है। भैंस कितना है? 57% और गाय कितना है? 14% है। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है गोदामों में अनाज जमा करने की प्रक्रिया को बफर स्टॉक कहते हैं। देखिए ये पूछा गया है, बफर स्टॉक किसे कहते हैं? यहां से आप इसको याद रखेंगे। क्या चीज? बफर स्टॉक किसे कहते हैं? आप यहां से याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन में है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में बफर स्टॉक पूछा गया। ठीक है, बफर स्टॉक किसे कहते हैं? गोदामों में अनाज जमा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, देश में यह कार्य FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। देखिए बफर स्टॉक कौन करती है? FCI करते हैं। कौन? FCI करते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, नेक्स्ट है आपका भारत में फसलों की प्रति एकड़ उत्पादन कम है। क्या बोलता है? भारत में फसलों की प्रति एकड़ उत्पादन कम है, जहां जापान का 1/3 तथा अमेरिका का 1/4 है। क्या है? 4 भाग है। यहाँ पे भाग होगा, आप लिख लेंगे। ठीक है, छूट गया था। ठीक है, यहाँ जो है आज जो हम क्या किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और जो है आप सुन करके इसको याद कर सकते हैं और इसको क्या करेंगे आप नोट भी कर लेंगे। इसी में से आपका देखिएगा कितना क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा ढेर सारा क्वेश्चन इससे लड़ने वाला है। और जो है ये आपका सेशन जो है चलेगा 3-4 क्लास चलेगा और 3-4 क्लास में जो आपका टोटल ज्योग्राफी का जो है टोटल आपका जो है कवर करवा देंगे। ठीक है, और जो कल से देखिए कल से आपका जो है मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज? मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेंगे और जो है एक भी क्वेश्चन आपका मैथ में भी नहीं छूटेगा और ये हम आपसे वादा करते हैं। हाँ, कंडीशन है आप यदि सही तरीके से पढ़ेंगे तो कल से हम आप लोग के लिए मैथ का भी सेशन लाने जा रहे हैं। इसलिए हमने आज जो है हम सोचे क्या चीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो उसका डिस्कशन कर देते हैं और जो बचा हुआ जो है उसको प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग जो है 1 by 1 जैसे साइंस वगैरह सबका करवाए हैं हम स्कूल वगैरह से में उस तरह से करवाएंगे। आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा वहां पे हम बोल दिए हैं, वहां पे आप सुधार कर लेंगे। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आज का सफर यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे फिर कल नए वीडियो में मैथ को लेकर के। चलिए थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।